बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, इम्यूनिटी और लिम्फेटिक सिस्टम का सेकंड पार्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 31। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन डैश कॉन्स्टेंटली चेंजेस फ्रॉम एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस मुस्तकिल तौर पर तब्दील होता रहता है फ्रॉम एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी। तो ये किस केस में होगा? एंटीजन बाइंडिंग साइट के केस में। एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी मतलब एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी और एंटी आर एच एंटीबॉडी। इन तीनों को अगर हम देखें तो तीनों के अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है एंटीजन बाइंडिंग साइट के ऊपर, वो ए के लिए, बी के लिए और आर एच के लिए रिस्पेक्टिवली चेंज आपको नजर आएगा। तो इसी तरह जितनी भी टाइप की एंटीबॉडीज बॉडी पैदा करती है सबके लिए जो एंटीजन बाइंडिंग साइट का अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो चेंज करता रहता है मुस्तकिल तौर पर। क्वेश्चन नंबर 32। lymph flows under forces similar to those that govern। lymph फ्लो करता है उन फोर्सेस के तहत जो गवर्न कर रही हैं वेनस रिटर्न ऑफ ब्लड। यानी इन केस ऑफ वेनस सिस्टम, वेन्स पर मुश्तमिल सिस्टम में जिस अंदाज से ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाता है, उन्हीं फैक्टर्स के तहत, उन्हीं असूलों के तहत, उन्हीं फोर्सेस के तहत लिम्फ वेसल्स के अंदर भी लिम्फ बैक वापस फ्लो करता है। दोनों के अंदर पीछे से कह लें कि हार्ट का प्रेशर मौजूद नहीं है। बैक फ्लो को रोकने के लिए दोनों में वॉल्व्स मौजूद हैं और इर्द गिर्द जो मसल्स हैं लिम्फ वेसल्स के गिर्द भी, और इन केस ऑफ वेन्स तो वहाँ पर जो सराउंडिंग मसल्स हैं वो फोर्स प्रोवाइड करते हैं फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट। तो बहरहाल, तो लिंक फ्लोज अंडर फोर्सेस सिमिलर टू दोज दैट गवर्न वेनस रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 33। Introduction of a complex molecule M in a person can lead to production of anti-M antibodies if the person। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एम जो है एक पर्सन में इंट्रोड्यूस करवाया गया, कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एंटी एम। तो इसके खिलाफ एंटी एम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सकती हैं, लेकिन कब होंगी? उस वक्त जब पर्सन हैज नो एम मॉलिक्यूल ऑफ इट्स ओन। अगर उस पर्सन में जिसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये नहीं कहा गया फॉर्मर, उसे कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है, तो अगर बॉडी में वो पहले से मौजूद है तो इसका मतलब है वो फॉरेनर रिकॉग्नाइज नहीं होगा। इम्यूनिटी का असूल ये है कि इम्यूनिटी उस मॉलिक्यूल के खिलाफ जनरेट होती है जिसको वो फॉरेनर रिकॉग्नाइज करती है। तो ये एम मॉलिक्यूल बेशक बाहर से दाखिल हुआ है, लेकिन अगर पहले ही इसके जैसा बॉडी में मौजूद हुआ बॉडी का अपना, तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए ब्लड ग्रुप को आप ए ब्लड ग्रुप ही जब ट्रांसफर करेंगे तो ए क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी है, जो अपने खून लगाया किसी और का उसमें भी ए है, लेकिन वो ए क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में है तो इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेल्फ। तो एंटी एम एंटीबॉडीज उसी सूरत में पैदा होंगी जब बॉडी के अपने अंदर एम मॉलिक्यूल मौजूद ना हो। क्वेश्चन नंबर 34। मेथड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व यूज ऑफ। इम्यूनाइजेशन के जो मेथड्स हैं उसमें हम इम्यूनाइज करने के लिए एंटीजन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एंटीबॉडीज भी इस्तेमाल होती हैं। एक सूरत में एक्टिव इम्यूनिटी पैदा होगी तो दूसरी सूरत में पैसिव इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। अलबत्ता दोनों के दोनों मेथड्स जो हैं ये मेथड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन कराने। ये 34 था, 35। क्वेश्चन नंबर 35।
म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू माल्ट इज फाउंड इन। तो ये म्यूकस जहाँ भी है वहां पर उसके साथ एसोसिएशन में लिम्फेटिक टिश्यू जो पाई जाती है उसको म्यूकोसा एसोसिएटेड कहते हैं। अब म्यूकस लाइनिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी है, म्यूकस लाइनिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी है, म्यूकस लाइनिंग यूरिनरी ट्रैक्ट में भी है, तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल अबाउट म्यूकोसा माल्ट। क्वेश्चन नंबर 36, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन इज पॉसिबल बाय एनी अबाउट। एंटीजन की पहचान कौन कौन करेगा? टी सेल अपनी सरफेस पे मौजूद टी सेल रिसेप्टर टीसीआर के जरिए से एक्टिवेट होंगे और फिर एक सेल मीडिएटेड रिस्पांस जनरेट होगा। बी सेल अपनी बी सेल की सरफेस पे मौजूद रिसेप्टर के जरिए रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसे सरफेस एंटीबॉडी भी कहते हैं। बी सेल एक्टिवेट होता है और फिर प्लाज्मा सेल और उससे आगे एंटीबॉडीज पैदा होती हैं। एंटीबॉडी एंटीबॉडी भी एंटीजन बाइंडिंग साइट रखती है और रिकॉग्नाइज करती है। तो टी सेल बी सेल और एंटीबॉडी ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो दुरुस्त जवाब होगा एनी अबव। क्वेश्चन नंबर 37, बी lymphocyte develop in the bone marrow and migrate to peripheral lymphoid organs where they can be activated by एंटीजन। बी लिम्फोसाइट डेवलप तो होते हैं बोन मैरो के अंदर एंड माइग्रेट टू पेरिफेरल लिम्फाइड ऑर्गन्स, और फिर वहां से डिप्लॉय कर दिए जाते हैं मुख्तलिफ लिम्फाइड ऑर्गन्स को, जहां वो एक्टिवेट होते हैं और फिर आगे अपना रोल प्ले करते हैं। बर्सा ऑफ फेब्रिसिशियस is involved in the production of B lymphocytes in case of birds. Immunity can be transferred from one body to another in the form of। इम्यूनिटी हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में किस शक्ल में? एंटीबॉडीज की शक्ल में। एंटीजन की शक्ल में तो हम इन्फेक्शन ट्रांसफर कर रहे हैं ये, ठीक है ना, मोस्टली एंटीजन और एंटीजेनिक मॉलिक्यूल इन्फेक्शियस उसको नहीं कहा जा सकता, इन्फेक्शन क्योंकि कहते हैं एंट्री ऑफ पैथोजन, तो जरूरी नहीं है कि एंटीजन खुद पैथोजन हो। बार तो इम्यूनिटी ट्रांसफर करनी है तो इम्यूनिटी एंटीबॉडी को कहा जाता है। जिस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा हो गई उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो गई, तो ये एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुए तो इम्यूनिटी ट्रांसफर हो गई। यहाँ पे जो एंटीटॉक्सिन्स है ये उसी की सब कैटेगरी है, तो सब कैटेगरी की बजाय जो मेन कैटेगरी है वो लिया जाएगा। पिक द वन दैट इज नॉट ए लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक ऑर्गन पेंक्रियास लिम्फेटिक ऑर्गन नहीं है। रेड बोन मैरो थाइमस टॉन्सिल्स ये सब जो है ये लिम्फाइड ऑर्गन है। चैप्टर नंबर जी ये चैप्टर नंबर 14 पंजाब टेक्स्ट, इसके अंदर ये डायग्राम, इसमें अगर आप देखें तो बोन मैरो भी लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर शामिल है, ठीक है। बोन मैरो भी लिम्फेटिक ऑर्गन है, स्प्लीन भी लिम्फेटिक ऑर्गन है, लिम्फ नोड्स भी लिम्फ ऑर्गन्स हैं, और ये सारे लिम्फेटिक सिस्टम। तो इट इज द पेंक्रियास जो कि लिम्फेटिक ऑर्गन नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, पिक द वन विच इज नॉट लिम्फोसाइट। पिक करें जो लिम्फोसाइट नहीं है। लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स की दो कैटेगरी हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये दोनों लिम्फोसाइट कहलाते हैं। मोनोसाइट एक बड़ी कैटेगरी में इनके साथ है जिसको हम कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स मुश्तमिल होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट के ऊपर। चैप्टर नंबर 14 के अंदर ही ब्लड के पार्ट पे आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी, खासतौर पे चार्ट के अंदर जो टेबल बनी हुई है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 42, the ability of innate immune system to kill microorganism is not specific। innate immune system, अब ये innate immune system वो जिसको हम इन्फ्लेमेशन के नाम से
यानी उसके रेफरेंस से जानते हैं कि बॉडी का वो इम्यून सिस्टम, जिसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, वो भी एक्चुअली इम्यून सिस्टम ही है, लेकिन वो नॉन स्पेसिफिक है। रिस्पॉन्ड करता है, डिटेक्शन होती है, डिटेक्शन के बाद रिस्पॉन्स भी है। यानी जो जनरल डेफिनेशन है, रिकॉग्निशन, मोबिलाइजेशन एंड रिमूवल, तो ये तीनों काम उसमें होते हैं, लेकिन नॉन स्पेसिफिकली। नॉन स्पेसिफिकली यानी एक वायरस ने इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करवाई थी, और वहीं पर मौजूद जो बाकी हैं वो सारे भी मारे जाएंगे। तो इन्नेट इम्यून सिस्टम इनबोर्न है, पैदाइशी है, एफिशिएंट भी है, सेल मीडिएटेड है, सेल्स मूव करते हैं, अलबत्ता इट इज नॉट स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 43। A plasma cell can produce more than dash of antibody molecule per hour। एक प्लाज्मा क्लोन सेल, जिसे हम इफेक्टर सेल भी कहते हैं, ये 1 घंटे के अंदर 1000 मीन्स 1 मिलियन, 10 लाख एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। यानी बहुत ही क्विकली, वेरी फास्ट एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 44। मॉलिक्यूल रिलीज फ्रॉम टी सप्रेसर सेल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट। बॉडी के अंदर 3 तरह के टी सेल्स हैं: टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो टी सप्रेसर सेल एक तरह से टी हेल्पर सेल का उलट काम करते हैं। टी हेल्पर सेल अगर मदद देते हैं इम्यूनिटी पैदा करने में, तो टी सप्रेसर सेल उस इम्यूनिटी को रोकने का काम करते हैं। यानी टी हेल्पर सेल एक एक्सेलरेटर की तरह से हैं, तो सप्रेसर सेल एक ब्रेक की तरह से हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स को ओवर नहीं होने देते। यानी ये ना हो कि इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हुआ तो वो चलता ही चला जाए, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स आने के नतीजे में बॉडी को भी उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहरहाल उसे रोकने के लिए टी सप्रेसर सेल, ताकि ओवर एक्टिविटी लेवल न हो। क्वेश्चन नंबर 45। मोनोसाइट्स लिव फॉर मंथ्स और इवन years until और unless। मोनोसाइट्स जो है वो जिंदा रहते हैं महीनों बल्कि बरसों तक, उस वक्त तक जब तक के दे परफॉर्म फेगोसाइटोसिस, यहाँ तक कि उनको अपना काम परफॉर्म करने का मौका मिले, वो फेगोसाइटोसिस करें। वो फेगोसाइटोसिस करें और जब काम अपना कर लें तो उसके बाद खत्म हो जाए। तो ये नम्स के अंदर ये बात स्टेटमेंट मौजूद है कि उस वक्त तक काम करेंगे कि जब तक ये अपना काम परफॉर्म ना कर लें। क्वेश्चन नंबर 46। जी, क्वेश्चन नंबर 46। सिस्टेमिक प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। सिस्टेमिक प्रेजेंस ऑफ पैथोजन का मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन में जब पैथोजन आ जाए तो जाहिर है पूरी बॉडी के अंदर मूव करेगा, तो इसे सिस्टेमिक कहा जाता है। कि पैथोजन अगर ब्लड में मौजूद है तो उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? तो क्योंकि ब्लड फिल्टर होता है इन द स्प्लीन, तो सिस्टेमिक प्रेजेंस ऑफ पैथोजन मेनली जिसे कह लें कि डिटेक्ट होती है बाय द स्प्लीन। और अगर ब्लड से निकलकर वो टिश्यू फ्लूइड से होते हुए लिम्फ में शामिल हुए, तो लिम्फ उसको फिर फिल्टर करेगा एट द लेवल ऑफ lymph nodes। 47। The humoral component of innate immunity includes। innate immunity का ह्यूमरल कंपोनेंट का मतलब जो हमें नजर आएगा इन द बॉडी फ्लूइड्स, तो इट इज द न्यूट्रोफिल्स। ये कंपैरिजन नाम्स की बुक में एक टेबल की शक्ल में दिया गया है। तो उस टेबल से अगर हम देखें तो टेबल में आपको ये अलग अलग कंपोनेंट नजर आएंगे।
टेबल जी, ये टेबल। तो इस टेबल के अंदर एक तरफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक तरफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी में जो इननेट पार्ट है उसमें कॉम्प्लीमेंट और न्यूट्रोफिल्स शामिल हैं। ठीक है। तो इननेट इम्यूनिटी का ह्यूमरल कंपोनेंट इज न्यूट्रोफिल्स। इसी इननेट इम्यूनिटी का जो सेल मीडिएटेड कंपोनेंट है वो मैक्रोफेजेस है। तो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल वैसे तो दोनों के दोनों फेगोसाइट्स का रोल प्ले करते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल जो है माइक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस बनाते हैं। तो इनकी एसोसिएशन भी दो अलग अलग कह लें कि सिस्टम्स के साथ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से, इट इज द न्यूट्रोफिल जो ह्यूमरल कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 48. Generation of all alloimmune response can be inhibited if we inject specific dash in a body prior to or immediately after entry of pathogen. Allo. एलो इम्यून रिस्पॉन्स आपने पढ़ा है, एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो का मतलब है कि अपने ही बॉडी के खिलाफ, और एलो का मतलब है कि किसी दूसरे के खिलाफ। तो किसी दूसरे के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स का जनरेट होना हम रोक सकते हैं इफ वी इंजेक्ट स्पेसिफिक, अगर हम बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज शामिल कर दें तो वो एलो इम्यून रिस्पॉन्स रोकना मुमकिन हो सकता है। तो एलो इम्यून रिस्पॉन्स इनहिबिट होगा अगर कैसे कि हम एंटीबॉडीज, ये एग्जांपल हम असल में लें तो ये एग्जांपल इन केस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के अंदर हम मैटरनल बॉडी के अंदर पहले ही एंटी आरएच एंटीबॉडीज दाखिल कर देते हैं, ताकि जब फीटस का ब्लड उसके साथ मिक्सअप हो तो फीटस की आरएच एंटीजन बॉडी को स्टिमुलेट ना करें, और इस तरह हम मदर को बचा लेते हैं एलो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने से। ठीक है। एलो इम्यून रिस्पॉन्स जो बाहर से आने वाली एंटीजन के खिलाफ कह लें कि बाहर से आने वाले सेल्स या एंटीजन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको एलो इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और अगर अपने ही बॉडी के एंटीजन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो जाए तो फिर उसको ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49. Which of the following is the result of normal immune response? Normal immune response, renal allograft rejection। किडनी अगर, एलोग्राफ्ट का मतलब है वो ग्राफ्ट जो उसका अपना नहीं है, ऑटो नहीं है, एलो है। बात बात ये भी होता है कि किसी इंसान को उसी के बॉडी का एक पार्ट से स्किन लेकर दूसरी बॉडी के पार्ट पे लगा दें तो वो ऑटोग्राफ्ट कहलाता है। तो ऑटोग्राफ्ट नहीं, एलो यानी किसी दूसरी बॉडी से। तो किसी दूसरी बॉडी से लगेगा तो दैट विल बी डिफरेंट, बॉडी उसे रिजेक्ट करेगी। किडनी जाहिर है कि किसी दूसरी बॉडी से लगाई जाती है, किडनी ऑटो तो वैसे ही नहीं होती कि किसी के दो गुर्दे खराब हो जाएं तो उसमें से उसी का गुर्दा काट के उसको लगा दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो रीनल एलोग्राफ्ट रिजेक्शन के अंदर ये रिस्पांस जो रिजेक्शन का है ये तो नेचुरल है, ये तो बॉडी का काम है, ये इम्यून सिस्टम का काम है कि वो बाहर से आने वाले को डिटेक्ट करे और उसे रिजेक्ट करे। तो दिस इज द नॉर्मल इम्यून रिस्पांस। अलबत्ता इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस ये ऑटो इम्यून है, और ऑटो इम्यून इज नॉट नॉर्मल। एक्सोप्थाल्मिक क्वाइटर, एक्सोप्थाल्मिक क्वाइटर चैप्टर नंबर 17 के अंदर थायराइड ग्लैंड के रेफरेंस से बाकायदा डिटेल में दिया है ग्रेव डिजीज जिसके नतीजे में पैदा होती है। तो एक्स एक्स ऑप्थाल्मिक क्वाइटर में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आंखें बाहर निकली नजर आती हैं। और वजह क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ हार्मोन के नतीजे में हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन आखिर कौन स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेशन की वजह बनती है एक एंटीबॉडी जो मिमिक करती है उस सिग्नल को जो ब्रेन देता है थायराइड ग्लैंड को कि ताकि वो प्रोड्यूस करे थायरॉक्सिन।
तो बहरहाल एक्सोथर्मिक goiter is also a problem, that is not a natural response. Severe combined immunodeficiency, severe combined immunodeficiency तो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स तो क्या होगा, ये तो इम्यूनोडेफिशिएंसी है कि इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर पाता, तो रिस्पॉन्स में कोई खास कह लें कि डिस्टरबेंस काज नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 50, maternal antibodies provide immunity to her child entering his her body through। मैटरनल एंटीबॉडी, माँ के जिस्म की एंटीबॉडीज इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी उसके बच्चे को, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, थ्रू, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के दौरान। तो ये थ्रू प्लेसेंटा के जरिए होता है कि प्लेसेंटा के जरिए से मैटरनल एंटीबॉडीज बच्चे को अवेलेबल होती हैं और इस तरह ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कोलोस्ट्रम तो आफ्टर बर्थ, ब्रेस्ट मिल्क भी जाहिर है आफ्टर बर्थ ही अवेलेबल होगा। द टू एंटीबॉडीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस मे हैव सेम, दो एंटीबॉडीज जो डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करती हैं, यानी अब दो एंटीबॉडीज हैं, एक कह लें कि आईजीएम है, एक आईजीजी है, दो एंटीबॉडीज। अब ये आईजीएम और आईजीजी किस बुनियाद पर हैं कि इनके कांस्टेंट रीजन, एक का आईजीएम वाला है, एक का आईजीजी वाला है। सवाल ये है कि क्या ये दोनों एंटीबॉडीज सेम एंटीजन के लिए हो सकती हैं, यानी क्या इनका एंटीजन बाइंडिंग साइट सेम हो सकती है। तो टू डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करने वाली दो एंटीबॉडीज का एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग क्या लें कि पार्ट सेम भी हो सकता है और होता है। दरअसल बॉडी मुख्तलिफ किस्म की जो क्लासेस हैं वो मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए हैं। मतलब सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आता है उसके अंदर आईजीएम यानी पेंटामेरिक जो है वो एक कह लें कि जनरेट होती है लार्जेस्ट, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स चला जाता है आईजीडी पर, जो कि मोस्ट अबंडेंट कह लें कि इम्यून रिस्पॉन्स देता है इन द सीरम यानी ब्लड के अंदर, ताकि एग्लूटिनेशन ब्लड के अंदर जो भी एंटीजन आ चुके हैं उनके साथ वो एग्लूटिनेशन कर सके। और जो आईजीए क्लास की एंटीबॉडीज हैं वो स्पेसिफिकली म्यूकोसा के साथ एसोसिएट है। म्यूकोसा कहाँ पर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में। तो अगर बॉडी की सरफेसेस पर, यानी कि हमने तलाश करना है किसी फॉरेनर की एंट्री को, तो आईजीए एंटीबॉडीज वहां पर पहुंचाई जाती है। तो एक ही एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ पर्पजेस के तहत मुख्तलिफ कांस्टेंट रीजन के साथ सेम एंटीजन बाइंडिंग साइट वाली एंटीबॉडीज पैदा करती है, और मकसद यही होता है कि मुख्तलिफ पर्पज उससे लिए जा सके। तो इट इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। कांस्टेंट रीजन जो दो डिफरेंट क्लासेस हैं, कांस्टेंट रीजन तो लाजमी तौर पर मुख्तलिफ होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब पूरी चेन का आधा स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर तो मुख्तलिफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, आफ्टर स्टिमुलेशन इट टेक्स अबाउट, स्टिमुलेशन के बाद तकरीबन 5 दिन लगते हैं, इट टेक्स अबाउट 5 days। 5 दिन तक ये जो बी सेल हैं ये तकसीम होते रहते हैं और एक बड़ी मिकदार में टी इफेक्टर सेल, सॉरी टी कह रहा हूँ, बी इफेक्टर सेल जिनको हम प्लाज्मा क्लोन सेल का नाम देते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट लाइफ ऑन मैच्योरिटी, मैच्योर होने के बाद सबसे कम लाइफ प्लाज्मा क्लोन सेल्स की हुआ करती है। बाकी जो सेल्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, लेकिन प्लाज्मा क्लोन सेल्स जल्द ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी तेजी के साथ अपने सिस्टम को इस्तेमाल करना है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में, और इतना ज़्यादा करना है कि ये खुद ज़्यादा अरसे जिंदा नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 54, when antibodies destroy a person's own red blood cells the result is,
जब एंटीबॉडी अपनी ही बॉडी के अपने ही यानी सेम बॉडी के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? इसको हम क्या कहेंगे? द रिजल्ट इज, हमने जवाब लेना है यहां से। द रिजल्ट इज, तो रिजल्ट जो निकलेगा वो तो होगा एनीमिया, जाहिर है। आरबीसीज खत्म होंगे तो खून की कमी का शिकार हो जाएगा, ये है रिजल्ट। अब यहाँ पे मैं क्या इसे ऑटो इम्यून क्यों नहीं कह रही, ये तो अपने ही सेल्स के खिलाफ है। तो बेटा यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि व्हेन एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय अ पर्सनस ओन रेड ब्लड सेल, दिस रिस्पॉन्स इज कार्ड, या दिस इज कार्ड, दिस इज नोन एज, तो दिस इज नोन एज ऑटो इम्यून। बट यहाँ पे सवाल ये है कि द रिजल्ट इज, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा आरबीसीज की कमी का सामना और अनीमिया। क्वेश्चन नंबर 55, द टिश्यू रिजेक्शन रिएक्शंस नेचुरल किलर सेल्स आर इन्वॉल्व इन। टिश्यू रिजेक्शन के जो रिएक्शंस हैं उसमें नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये किस काम में इन्वॉल्व हमें नजर आते हैं? तो टिश्यू रिजेक्शन रिएक्शंस के अंदर नेचुरल किलर सेल्स आपको मिलेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर टॉक्सिसिटी। अब टिश्यू रिजेक्शन, ये हम फेडरल की बुक में जाएं तो वहां पे उन्होंने इसको डिस्कस किया है with reference to T cells and B cells, role of T cell, role of B cells in tissue rejection. Allergies, B cells, molecules. जी, रोल ऑफ बी सेल इन टिश्यू रिजेक्शन। टिश्यू को रिजेक्ट करने के अंदर यहाँ पे दो मैकेनिज्म ऊपर दिए गए हैं, और यहाँ पे एक तीसरा, थर्ड मैकेनिज्म इन विच एंटीबॉडीज प्ले रोल इन ए, जिसमें एंटीबॉडीज रोल प्ले करती है। अच्छा, इसके अंदर क्या है? द एंटीबॉडीज, द रिस्पॉन्सिव टी हेल्पर सेल इंटरेक्ट्स विद द अप्रोप्रिएट बी सेल क्लोन। जो टी हेल्पर सेल है वो बी सेल क्लोन के साथ इंटरेक्ट करेगा और एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन का सबब बनेगा। ये एंटीबॉडीज जो बहुत बड़ी तादाद में पैदा होंगी, ये एक शॉवर की तरह से नहला देंगी उस इम्प्लांटेड टिश्यू को, और फिर वो इम्प्लांटेड टिश्यू जिसके ऊपर बहुत सारी एंटीबॉडीज अटैच नजर आएंगी, दीज कैन ट्रिगर इधर कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड ग्राफ्ट डैमेज। तो इसके नतीजे में फिर कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड ग्राफ्ट के डैमेज, ग्राफ्ट का डैमेज भी हो सकता है, और एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर टॉक्सिसिटी, और एंटीबॉडी की मीडिएशन के जरिए पैदा होने वाली सेलुलर टॉक्सिसिटी भी इसका रिस्पॉन्स हो सकता है। द लेटर इज अकम्प्लिश्ड बाय के और किलर सेल्स। अब लेटर कौन सा है? लेटर है एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, तो ACC जिसको कह सकते हैं। इससे पहले जो है द कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड, यानी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के बिहाफ पर ये ग्राफ्ट को डैमेज होता है, और यहाँ पर एंटीबॉडी के बिहाफ पर, तो ये दो अलग अलग है। और द लेटर इज अकम्प्लिश्ड बाय के और किलर सेल्स। तो ये जो लेटर है यानी बाद वाला जो एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर टॉक्सिसिटी का केस है, इसके अंदर इन्वॉल्व है एंटी, सॉरी, इसके अंदर इन्वॉल्व है नेचुरल किलर सेल्स। इज द एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर टॉक्सिसिटी का केस। क्वेश्चन नंबर 55 के आगे, 55 से आगे क्वेश्चन नंबर 56, the last 5 questions. 56, in addition to immune system से
अलावा वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। 57. On receiving a booster dose against any disease, the cells that respond at large are। अगर किसी को बूस्टर डोज लगती है तो मेन रिस्पॉन्स किसके जरिए से आता है, तो ये है मेमोरी सेल। दरअसल बूस्टर डोज लगती है उसको जिसे पहले वैक्सीन की पहली डोज लगी हो। तो जब पहली डोज लगती है वैक्सीन तो उसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स आता है वो ज़्यादा देर और ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो बूस्टर डोज उसको रिकमेंड होती है। बूस्टर डोज जो लगती है तो पहले रिस्पॉन्स के नतीजे में जो मेमोरी सेल पैदा हुए थे वो मेमोरी सेल फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देते हैं, और इस बार जो कह लें कि रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो पहले की निस्बत ज्यादा बड़ा और ज्यादा देर पा होता है। क्वेश्चन नंबर 58। लिम्फ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल विद। लिम्फ ज्यादा किससे रिजेंबल करता है? लिम्फ इज ए फ्लूइड इन ट्रांजिट बिटवीन ब्लड एंड प्लाज्मा। एक तरफ प्लाज्मा है एक तरफ ब्लड है, अलबत्ता ये ज्यादा जो मैच करता है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा का सॉरी, प्लाज्मा कह रहा हूँ। A lymph most closely resemble with interstitial fluid, यानी lymph is a fluid in transit between tissue fluid and blood। तो एक तरफ टिश्यू फ्लूइड और एक तरफ ब्लड, दरमियान में लिम्फ। अलबत्ता लिम्फ ज्यादा मैच करता है ब्लड की बजाय टिश्यू फ्लूइड से, इसलिए कि ब्लड में तो बेशुमार आपको आरबीसी मिलेंगे लेकिन टिश्यू फ्लूइड के अंदर आरबीसीज नहीं पाए जाते, और इसी तरह कुछ और चीजें भी। तो lymph most closely resemble with interstitial fluid। 59. In contrast to blood capillaries, lymph capillaries। blood capillary के मुकाबले में lymph capillaries के मुतालिक क्या बात दुरुस्त होगी? तो lymph capillaries have no color। जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें कलर होगा। कलर किसका होगा? आरबीसीज का, ये आरबीसी प्रेजेंट होंगे। लेकिन लिम्फ कैपिलरीज बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगी, इसलिए कि उनमें आरबीसीज भी मौजूद नहीं होते। इट इज राउंड और ब्रांच शेप स्ट्रक्चर ranging in size from 1 to 25 millimeter long with the nervous coordinator with so गलत पड़ गया। It is a round or branch-shaped structure ranging in size from 1 to 25 millimeter long with a reservoir of lymphocytes and phagocytes। तो branch shaped structure ranging in size from 1 to 25, ये है दरअसल लिम्फ नोड जिसकी डिस्क्रिप्शन फेडरल के अंदर इस अंदाज में दी गई है। ये जो साइज है मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर में स्प्लीन या पैंक्रियास नहीं होंगे, ये लिम्फ नोड्स हैं। बाकी का साइज भी बुक ने दिया है। फेडरल की बुक को अगर आप पंजाब की बुक से ज़्यादा कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि फेडरल में स्ट्रक्चरल डिटेल ज्यादा है, यानी किसी भी स्ट्रक्चर की लंबाई चौड़ाई और फिर उसके नाम का मीनिंग, नाम रखने की वजह, इस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा नजर आती है। जो डिफरेंस है इंफॉर्मेशन का कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, बाकी कॉन्सेप्ट के हवाले से भी डेफिनेटली फर्क है। बहरहाल तो फेडरल को भी स्टडी करते रहें, पंजाब टेस्ट को भी स्टडी करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह हाफिज़।